Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Understand Law. Today we are starting a new series on environmental law, and this is the first part. We will discuss the Environment Protection Act of 1986, which is one of the most important and frequently asked topic in exam. So EPA is most comprehensive act on Indian statute book relating to environment protection. इसे द अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा गया है। अब इसे अम्ब्रेला क्यों कहते हैं? जैसे एक अम्ब्रेला हमें बारिश से बचाता है और नीचे की सब चीज़ों को कवर कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही ईपीए एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पहले से मौजूद लॉ जैसे कि वाटर एक्ट और एयर एक्ट के बीच के गैप्स को भरता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो पूरे देश में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेटर्स की तरह काम करे। डन। एंड आर्टिकल 253 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये एक्ट बनाया गया है। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए यह आर्टिकल याद रखना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 253 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि अगर इंडिया ने किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी पर साइन किया है तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बना सकता है, तो इसे स्टेट्स गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये एक्ट 1986 में ही क्यों आया, तो इसका कनेक्शन है जून 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से। ये दुनिया की पहली ऐसी बड़ी मीटिंग थी जहां एनवायरनमेंट पर चिंता जताई गई थी। इंडिया ने वहां प्रॉमिस किया था कि हम एनवायरनमेंट के लिए सख्त कानून बनाएंगे, ठीक है। हालांकि स्टॉकहोम 1972 में हुआ था, पर इंडिया ने ये एक्ट 1986 में पास किया। इसका एक बड़ा कारण था 1984 की भोपाल गैस ट्रेजिडी। उस दर्दनाक हादसे के बाद गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास एक ऐसा अम्ब्रेला एक्ट होना चाहिए जो किसी भी तरीके के एनवायरमेंटल डिज़ास्टर को हैंडल कर सके। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि इतना बड़ा कानून लाना पड़ा। तो इस स्लाइड में हम वाई, हाउ एंड व्हाट सबको कवर करेंगे। तो देखो, दुनिया भर में ना पॉल्यूशन बढ़ रहा था, पेड़ काटे जा रहे थे और बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही थी। लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था द भोपाल गैस ट्रेजिडी 1984 में। तो इस ट्रेजिडी ने दिखा दिया कि हमारे पुराने कानून जैसे कि वाटर और एयर एक्ट काफ़ी नहीं थे। हमें एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ चाहिए था जो सिर्फ पानी या हवा तक लिमिटेड ना हो, बल्कि हैजार्डियस सब्सटेंस और इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर को भी हैंडल कर सके। इसी वजह से ईपीए को एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन की तरह डिज़ाइन किया गया ताकि ये पुराने लॉज जो 1974 और 1981 के हैं उनके बीच का ब्रिज का काम करे और सारी अथॉरिटीज़ को कोऑर्डिनेट करे। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इसके बेस है आर्टिकल 253। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडिया ने वहाँ ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वादा किया था, तो उसी इंटरनेशनल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ये एक्ट लाया गया। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट जो कि प्रियम्बल में दिए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई इसके क्या मिशन स्टेटमेंट है। तो देयर आर 5 मेन ऑब्जेक्टिव। पहला है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। सिर्फ बचाना नहीं है, बल्कि जो एनवायरनमेंट ख़राब हो चुका है उसे बेहतर बनाना है, उसे इम्प्रूव करना है। देन प्रिवेंशन ऑफ हैज़ार्ड्स। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और प्रॉपर्टी सब कवर होते हैं। देन कोऑर्डिनेशन, अलग अलग स्टेट और सेंट्रल बोर्ड्स के बीच में टीम वर्क बनाना। देन क्रिएशन ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्पेशल बॉडीज़ बना सके जैसे एनजीटी या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़। देन डिटरेंट पनिशमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो पहले के लॉज में ना सज़ा कम थी, लोग डरते थे, ठीक है, लोग डरते नहीं थे बेसिकली। तो ईपीए ने, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स का प्रोविज़न रखा ताकि लोग पॉल्यूशन करने से पहले 10 बार सोचें। ऑलराइट, तो अभी हमने हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव तो समझ लिए। अब बात करते हैं कि इस एक्ट की खास बात क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप। इसका स्कोप कॉम्प्रिहेंसिव है। पुराने लॉ स्पेसिफिक थे, जैसे वाटर एक्ट सिर्फ पानी की बात करता था, लेकिन ईपीए एनवायरनमेंट को 360 डिग्री एंगल से देखता है। इसमें हवा, पानी, मिट्टी यानी कि एयर, वाटर, लैंड और यहाँ तक कि नॉइस और हैजार्डियस केमिकल सब कवर होते हैं, कुछ भी नहीं छूटता। देन सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीमेसी। इस एक्ट का सबसे बड़ा फीचर है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर।
EPA ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम पावर बना दिया है। सेक्शन 3 के अंडर गवर्नमेंट कोई भी कदम उठा सकती है, नई अथॉरिटीज़ बना सकती है जैसे CPCB या SPCB, उनको नए रूल्स फ्रेम कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को इनके ऑर्डर्स मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट फीचर वी हैव लोकस स्टैंडी, सिटीजन्स पावर। अब ये पॉइंट ध्यान से सुनिए, लोकस स्टैंडी का लीगल टर्म में इसका मतलब होता है कोर्ट में खड़े होने का हक। तो पहले सिर्फ गवर्नमेंट ही किसी फैक्ट्री पर केस कर सकती थी, लेकिन EPA ने इस रूल को रिलैक्स कर दिया। अब सेक्शन 19 के मुताबिक कोई भी आम नागरिक सिटीजन कोर्ट जा सकता है। बस एक शर्त है, आपको कोर्ट जाने से 60 दिन पहले 60 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नोटिस देना होगा। ये 60 दिन का टाइम गवर्नमेंट को दिया जाता है ताकि वो खुद एक्शन ले सकें। अगर वो खुद एक्शन नहीं लेते हैं तो सिटीजन कोर्ट जा सकते हैं। देन नेक्स्ट फीचर इज स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज। तो अगर कोई कानून तोड़ता है तो EPA उसे हल्का नहीं छोड़ता। इनिशियली 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का फाइन या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। देन कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस के केस में अगर सज़ा के बाद भी पॉल्यूशन चालू है तो 5,000 रुपये हर दिन का एक्स्ट्रा फाइन लगेगा। देन सीरियस डिफ़ॉल्ट, अगर कानून तोड़ने का सिलसिला 1 साल से ज़्यादा चलता है तो जेल की जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है। देन वी हैव इम्यूनिटी। तो यहाँ एक गुड फेथ क्लॉज है, सेक्शन 18। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और उसके एक्शन से कोई किसी को नुकसान होता है, तो जैसे किसी फैक्ट्री को सील करना, तो उस ऑफिसर के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये उन्हें बिना डर के काम करने की आज़ादी देता है, उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट फीचर वी हैव इज़ एविडेंस। तो लॉ में ना प्रूफ ही सब कुछ है। तो सेक्शन 11 के अंडर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पावर है कि वो किसी भी फैक्ट्री से एयर, वाटर या सॉइल के सैंपल कलेक्ट कर सकें, ठीक है। ये सैंपल कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस माने जाते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव की डेफिनेशंस जो दी गई हैं हमें सेक्शन 2 में, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास सेक्शन 2 सबसेक्शन A विच डिफाइंस एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की इसके बारे में ना 3 बातें याद रखनी है हमें। पहली तो कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, नॉट एग्जॉस्टिव। इसका मतलब है कि लॉ ने एक लिस्ट तो दी है जैसे कि वाटर, एयर, लैंड, पर ये डोर हमेशा ओपन रखा है कि वक्त के साथ इनमें और चीज़ें भी जुड़ सकती हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इंटर रिलेशनशिप। ये डेफिनेशन सिर्फ लिस्ट नहीं है, इसका सबसे ज़रूरी वर्ड है इंटर रिलेशनशिप। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ हवा या पानी नहीं है, बल्कि हवा, पानी, मिट्टी के आपस में और उनका इंसानों, जानवरों यानी कि लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी के साथ क्या रिश्ता है, वो सब एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तीसरी बड़ी बात, अबायोटिक एंड बायोटिक। सिंपल वर्ड में कहें तो लिविंग थिंग्स यानी कि बायोटिक और बिना जान वाली जो फिज़िकल चीज़ें होती हैं अबायोटिक, इसमें दोनों ही कवर होती हैं। तो अगर कोई फैक्ट्री लैंड ख़राब करती है जिससे प्लांट्स बर्बाद हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं और जो ह्यूमन है वो बीमार हो रहे हैं, तो EPA उन सभी इंटर रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन ले सकता है। डन। देन सेकेंड डेफिनेशन है हमारे पास सेक्शन 2 सबसेक्शन B में, विच इज़ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। तो अब ये बताता है कि पॉल्यूटेंट किसे कहेंगे। तो लॉ कहता है कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस पॉल्यूटेंट बन सकता है। कंडीशन क्या है कि वो पॉल्यूटेंट तभी माना जाएगा जब वो ऐसी कंसंट्रेशन या ऐसी मात्रा में मौजूद हो जो एनवायरनमेंट के लिए इंजूरियस हो या हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए CO2 नेचुरली है, ठीक है, बट अगर फैक्ट्री से CO2 एक लेवल से ऊपर एमिट हो रही है, तो हाई कंसंट्रेशन में हो रही है, तभी उसे लीगल सेंस में पॉल्यूटेंट कहा जाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी कमी है, क्रिटिक है, कि इस एक्ट की ओरिजिनल डेफिनेशन थोड़ी सी नैरो है। इसमें नॉइस और रेडिएशन को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन हमारी जुडिशरी ने, कोर्ट ने अपने इंटेलिजेंस यूज़ करके इस स्कोप को एक्सपैंड किया और कहा कि नॉइस एंड रेडिएशन भी इसी डेफिनेशन के अंडर आएंगे।
डन। नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में। तो लॉ कहता है एनवायरनमेंट में किसी भी पॉल्यूटेंट की प्रेजेंस यानी कि मौजूदगी को ही पॉल्यूशन माना जाएगा। अब इसमें भी कुछ कमी है कि देखो इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ प्रेजेंस पर फोकस करता है। मतलब अगर पॉल्यूटेंट दिख रहा है तो पॉल्यूशन है, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि लॉ को इकोसिस्टम इम्बैलेंस की बात भी करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि कभी कभी पॉल्यूटेंट थोड़ी मात्रा में होता है पर पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगाड़ देता है। तो इसलिए यहाँ पे इकोसिस्टम इम्बैलेंस होना चाहिए था, बट लॉ ने फिलहाल यहाँ पे सिर्फ कंसेंट प्रेजेंस की बात करी है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को सुपर पावर्स देता है। तो इसके दो पार्ट हैं। पहला है जनरल पावर जो दी गई है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में, और दूसरी स्पेसिफिक मेजर्स या स्पेसिफिक पावर्स जो दी गई है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में। तो सबसे पहले जनरल पावर्स देख लेते हैं। तो ये एक ओपन एंडेड पावर है। गवर्नमेंट को लगता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट या इम्प्रूव करने के लिए कोई भी कदम ऑल सच मेजर्स उठाना ज़रूरी है तो वो उठा सकती है। इसमें कोई भी इफ़ एंड बट नहीं है। डन। दूसरा स्पेसिफिक मेजर्स में यहाँ लॉ ने ना लिस्ट दी है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, और ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके से है। पहला है कोऑर्डिनेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच टीम वर्क करवाना। देन नेक्स्ट है नेशन वाइड प्रोग्राम, पूरे देश के लिए प्लानिंग और प्रोग्राम्स बनाना, जैसे क्लीन एयर प्रोग्राम, तो ये पैन इंडिया चलते हैं। फिर लेइंग डाउन स्टैंडर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करना कि हवा में कितना धुआं अलाउड है या पानी में कितना केमिकल, तो लिमिट सेट करना बेसिकली। देन रिस्ट्रिक्शन ऑफ एरियाज़, गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि इस फॉरेस्ट एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी, तो लोकेशन को कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट। देन हैंडलिंग हैजार्डियस सब्सटेंस, डेंजरस केमिकल को कैसे हैंडल किया जाए उसके प्रोसीजर्स सेट करना। देन इंस्पेक्शन, किसी भी फैक्ट्री या प्लांट में जाकर मशीनरी और प्रीमाइसेस को चेक करना, इंस्पेक्ट करना। देन एनवायरमेंटल लैब, टेस्ट करने के लिए सरकारी लेबोरेटरीज बनवाना। ऑलराइट। देन नेक्स्ट है हमारे पास अथॉरिटीज़। देखो अब तक तो हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ढेर सारी पावर है, लेकिन क्या वो इन पावर्स को यूज़ खुद ब खुद करती है? तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल अथॉरिटीज़ बना सकती है, पर ट्विस्ट ये है कि अक्सर हमारी जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर गवर्नमेंट को धक्का लगाया है कि भाई अथॉरिटी बनाओ और काम शुरू करो। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 देख लेते हैं। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई स्पेसिफिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हैंडल करने हैं तो वो एक बॉडी या अथॉरिटी बना सकती है, जैसे कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इन अथॉरिटीज़ के पास वही पावर्स होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें देगी। अब अथॉरिटीज़ से रिलेटेड हमारे पास कुछ केस लॉज है, जिसमें सबसे पहले है वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1996 का केस है। इसमें फैक्ट क्या थे कि तमिलनाडु में ना टैनरीज जो लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, तो वो थी, ठीक है, और वो बिना ट्रीटमेंट किए जो वेस्ट वाटर था, गंदा पानी था, वो रिवर में बहा रही थी, जिससे पीने का पानी और सॉइल दोनों जहरीले हो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या डिसीजन आया कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के अंडर एक अथॉरिटी बनाइए जो इस सिचुएशन को हैंडल करे। तो और यहाँ पे कुछ गोल्डन प्रिंसिपल सेट हुए कि इस केस में कोर्ट ने दो बहुत बड़े प्रिंसिपल्स दिए जो आज एनवायरनमेंट लॉ की जान है। पहला तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, नुकसान होने का इंतज़ार मत करो, पहले ही खतरे को रोको, प्रिकॉशंस लो। दूसरा पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो गंदगी फैलाएगा वही उसकी सफाई और कंपनसेशन का पैसा देगा। तो ये दोनों प्रिंसिपल और ये केस लॉ आपने हमेशा याद रखना है। दूसरा केस लॉ है हमारे पास एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1997 का। ये श्रिम्प कल्चर केस कहते हैं इसको। अब इसमें इशू क्या था कि कोस्टल एरिया में यानी कि समुद्र के किनारे कुछ कॉमर्शियल श्रिम्प फार्मिंग जो इंटेंसिव श्रिम्प कल्चर था वो
रन कर रहे थे लोग, और वहाँ उसकी वजह से क्या हो रहा था, मैनग्रोव और मेरीन इकोसिस्टम बर्बाद हो रहे थे। तो यहाँ पे कोर्ट ने फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि भाई एक एक्वाकल्चर अथॉरिटी बनाइए ताकि हमारे नाजुक कोस्टल एरियाज़ को बचाया जा सके। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ना एक वॉच डॉग की तरह काम करती है। ऑल राइट, नेक्स्ट केस है हमारे पास इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस है। अब यहाँ पे क्या था, बिछरी विलेज था एक राजस्थान में, वहाँ पे कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज़ ने हैज़ार्डियस वेस्ट खुले में छोड़ दिया था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ का ग्राउंड वाटर जहरीला हो गया और लोगों को वहाँ पे जीना मुश्किल हो गया। तो जुडिशरी ने क्या एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बहुत सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि एक स्पेशल अथॉरिटी बनाइए जो हैज़ार्डियस वेस्ट को मैनेज करे, ठीक है। और यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा कि इंडस्ट्रीज़ को सिर्फ फाइन नहीं देना बल्कि पूरे एनवायरनमेंट को रेमिडिएट यानी कि ठीक करने का खर्चा भी उठाना होगा। इसी को हम पॉल्यूटर पे का कंसेप्ट बोलते हैं। अब देख लेते हैं कुछ अदर अथॉरिटीज़। तो इस अथॉरिटी का नाम है EPCA, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। इसका जन्म हुआ था NCR दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। ये अथॉरिटी फेमस एनवायरमेंटलिस्ट MC मेहता के केस 1998 वाले उसके नतीजे में आई थी। तो आज भी आप न्यूज़ में सुनते होंगे जब दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है तो ऐसी ही अथॉरिटीज़ एक्शन लेती हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 4, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। तो कानून तो बन गया, अथॉरिटीज़ भी बन गई, पर ग्राउंड लेवल पर काम कौन करेगा, उसके लिए आता है सेक्शन 4। तो इस सेक्शन के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है। इन ऑफिसर्स को स्पेसिफिक डेजिग्नेशन दी जाती है जैसे इंस्पेक्टर्स या एनवायरमेंटल ऑफिसर। और ये ऑफिसर्स पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट या उन अथॉरिटीज़ के कंट्रोल और डायरेक्शंस में काम करते हैं। तो इनके पास पावर होती है कि ये फैक्ट्रीज़ में विजिट करें और कॉम्प्लायंस चेक करें। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 5 जो बताता है पावर टू गिव डायरेक्शन। ये सेक्शन बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन यानी कि इंसान या ऑफिसर या अथॉरिटी को रिटन ऑर्डर दे सकती है, और याद रखें अगर ये ऑर्डर आ गए तो ये इनको मानना मैंडेटरी होता है। अब इन डायरेक्शंस की क्या स्कोप हो सकती है, तो इसमें सबसे पहले है क्लोजर एंड प्रोहिबिशन। किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री को तुरंत बंद यानी कि क्लोज करने का ऑर्डर दे सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक पर्पस को रोकने का यानी कि प्रोहिबिट करने का ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे दे सकती है। दूसरा है कटिंग बेसिक सर्विसेज यानी कि स्टॉपेज और रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर। तो देखो, अगर फैक्ट्री ना गंदी मछली की तरह बिहेव कर रही है तो गवर्नमेंट उनकी बिजली पानी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर या कोई भी दूसरी सर्विसेज कट करने का ऑर्डर दे सकती है। तो फैक्ट्री बिना बिजली और पानी के कैसे चलेगी, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और अगर हम इसके इफ़ेक्ट की बात करें तो सेक्शन 5 के डायरेक्शंस इतने पावरफुल होते हैं कि वो स्टेट बोर्ड यानी कि जो वाटर और एयर एक्ट वाले हैं उनके ऑर्डर्स को ओवरराइड कर देते हैं। मतलब अगर स्टेट बोर्ड बोल रहा है ठीक है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला बंद करो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही यहाँ पे मानी जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक और केस लॉ है, महावीर सोप एंड गुडाखू फैक्ट्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है। कोर्ट ने कहा, इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई फैक्ट्री पॉपुलेटेड एरिया में है और पॉल्यूशन कर रही है तो गवर्नमेंट का उसे बंद करने का डायरेक्शन बिल्कुल वैलिड है। कोर्ट गवर्नमेंट के डिसीजन के बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, ठीक है, वुड नॉट सब्सटीट्यूट इट्स ओपिनियन। डन। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जीक्यूशन पर। देखो, सेक्शन 6, 10 और 11 बताते हैं कि फील्ड वर्क कैसे चलता है। अगर किसी फैक्ट्री ने कोई गलती की है तो लॉ उनकी दीवारों के अंदर कैसे घुसता है, तो वो हम यहाँ देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास सेक्शन 6, पावर टू मेक रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल्स बनाने की पावर है। ये रूल्स बनाते हैं कि हवा, पानी और मिट्टी की क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, पॉल्यूटेंट की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, ठीक है, और उससे 1 भी ग्राम ज़्यादा होता है तो वो ऑफेंस माना जाता है।
देन हजार्डियस सब्सटेंस को हैंडल कैसे करना है और इंडस्ट्रीज़ कहाँ लगनी चाहिए, ये सब रूल्स बनाएगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर है सेक्शन 10 और जो बताता है एंट्री और इंस्पेक्शन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एम्पावर किया गया कोई भी पर्सन किसी भी इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस में एंटर कर सकता है। उसका पर्पस क्या होगा, ये चेक करना कि क्या कानून माना जा रहा है, कॉम्प्लियंस हो रहा है, वो कॉम्प्लियंस को चेक करेंगे, उनके इक्विपमेंट और रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना, और अगर कुछ गलत दिख रहा है तो उसको सीज कर लेना एज अ एविडेंस, ठीक है। और वार्निंग देना, अगर कोई फैक्ट्री ऑनर ऑफिसर को रोकता है या डिले करता है, विलफुली डिलेइंग या ऑब्स्ट्रक्टिंग, तो ये अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है। ऑफिसर को अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता, ये भी हमें सेक्शन 10 बोलता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 11 सैम्पलिंग प्रोसीजर। तो देखो ये पॉइंट ना ध्यान से सुनना, ये लॉयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट में सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, सैंपल दिखाने पड़ते हैं। तो सेक्शन 11 के 4 स्टेप हैं। पहला, सर्व नोटिस। ऑफिसर फैक्ट्री के ऑक्यूपायर को नोटिस देगा कि भाई हम सैंपल लेने आए हैं। दूसरा स्टेप, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्यूपायर। सैंपल हमेशा फैक्ट्री के बंदे, चाहे वो ऑक्यूपायर हो या एजेंट हो, उनकी मौजूदगी में ही लिया जाएगा। तीसरा स्टेप, सीलिंग एंड साइनिंग। सैंपल को कंटेनर में डाल के मार्क किया जाएगा, सील किया जाएगा और ऑफिसर प्लस ऑक्यूपायर दोनों के साइन होंगे। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा, उनको एनवायरमेंटल लैब में बिना देरी किए उसे सरकारी लैब में भेजा जाएगा। अब अगर ये प्रोसीजर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुआ है तो वो सैंपल कोर्ट में कचरा माना जाएगा, वो इनएडमिसिबल होगा। तो एक छोटी सी प्रोसीजर की गलती से बड़े बड़े क्रिमिनल्स बच सकते हैं। तो ये सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है हमारे पास ऑफेंसेस, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, ड्रॉबैक्स एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल अंडरस्टैंड लॉ फॉर मोर इजी लॉ लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी।